जीतने में अपनाई है। पहली है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दूसरा है आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकारों को पार्टियों को बदनाम करना। कश्मीर में उनका एक सोच था कि जम्मू हिंदू बाहुल्य है और घाटी मुस्लिम बाहुल्य है, तो इसलिए वो गणित इस सोच के लिए चल रहे थे। और मुझको एक अनुमान है कि जो एक्सिस पोल की एजेंसीज हैं, उन्होंने भी अर्बन एरिया में जिन लोगों से बात की, वो जो पुराने संघ से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपनी राय दी। लेकिन ईमानदारी की बात है कि जम्मू रीजन में जो दो मसले थे, आर्थिक मसले में जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहां के व्यापार जो डोगरों, पंजाबियों, सिखों के पास है, उनको धारा 370 के हटने के बाद में उनको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पे राज्य की सरकार ने आना बंद कर दिया। राज्य की सरकार आते थे, 6 महीने उन लोगों को खर्चे चलते थे। दूसरा ये हुआ कि जहां तक सुरक्षा की बात रही, तो जम्मू रीजन में पिछले 1.5 साल में आतंकवादियों के सबसे बड़े हमले हुए, जो घाटी में नहीं हुए। तो ये दोनों मसले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए। जहां तक घाटी की बात रही, घाटी में जब जमात इस्लाम को कैसे पाबंदी हटाने की बात आई और दिल्ली में ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि नहीं, हम इस पे पाबंदी नहीं हटाएंगे, लेकिन इसमें भी जमात इस्लामी के लोग निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। इधर राशिद इंजीनियर और ये जो पूरा ग्रुप था, जो लोग जमात इस्लामी के साथ में तैयार थे, धीरे धीरे घाटी में चूंकि घाटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग दिल्ली की जेलों में बंद हैं, उनके परिवारों से, उन लोगों से हमारा सीधा रास्ता पड़ता है, जो बारामूला में भी हैं, जो श्रीनगर में भी हैं। तो वहां पर एक बात जो स्पष्ट आई थी, जो लोकसभा चुनाव में भी आई थी, राशिद इंजीनियर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितवाया था। ये बहुत वहां सीधा सीधा मैसेज गया। और उसके बाद में यहाँ पर राशिद इंजीनियर या सजाद लोन की जो पार्टीज हैं, उनको बीजेपी के दलाल के रूप में वहां पे जाना जा रहा है। यदि वहां पर यदि न्यूटन नहीं हुआ मतदान का न्यूटन आप लोग समझते होंगे, जो न्यूटन सिनेमा में बस्तर का मतदान दिखाया था, यदि न्यूटन नहीं हुआ तो घाटी में जो है मुझे लगता है कि एक तरफा डिसीजन होंगे। दूसरी चीज और एक जान चलिए कि आने वाले जो 10 साल हैं, पूरे देश में कॉलिशन गवर्नमेंट की संभावनाओं को समाप्त कर रहे हैं। अब हर राज्य की जो मैंडेट है क्लियर देता है। जहां तक हरियाणा का बात रही, हरियाणा में राजू जी, मुझे लगता है कि जिस दिन उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हटाया था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी 2.5 कदम पीछे जा चुकी थी। देखिए, हमने किसी व्यक्ति को 9.5 साल सत्ता देकर उसको हटा दिया, इसका मतलब है कि वो असफल है। तो एक भय वहां से शुरू हुआ था। देखिए, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य हैं जिन लोगों ने सबसे ज्यादा शहादत दी पंजाब किसान आंदोलन के दौरान, तो हरियाणा का किसान जो खाना पानी लेकर शंभू बॉर्डर पर जा रहा था या सिंधु बॉर्डर पर जा रहा था, उसने अपने लोगों के सामने गड़ी हुई कीलें नहीं देखी है क्या? उनके रास्तों पर गड़ी हुई कीलें, उनके गांव में हुए लाठीचार्ज, उन सबको याद है। और देखिए, आपको था विनेश फोगाट का मसला एक हरियाणा की अस्मिता का मसला बना हुआ था। कोई भी व्यक्ति विनेश फोगाट का विरोध नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि वो अकेले हरियाणा की अस्मिता का सवाल बन चुका। विनेश फोगाट को जिस सीट पर टिकट दिया गया, वहां पे पिछली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। लेकिन आज का जो परिस्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी की वही मॉडल ऑपरेंडी रहती है हर जगह। जैसे प्रशांत किशोर को केजरीवाल के रूप में तैयार किया गया, दिल्ली में केजरीवाल के रूप में तैयार किया गया, हरियाणा में उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण और बीजेपी का गठबंधन करके एक पॉलराइजेशन का तरीका। देखिए, हरियाणा में तो 22% दलित वोट है और उसके बाद 24% के आसपास जाट वोट है। जाट वोट उनके हाथ से स्पष्ट रूप से गया हुआ था। ये जो दलित वोट था, जिसकी उनको बहुत ज्यादा संभावना लग रही थी, लास्ट में आखिर में आता अशोक तंवर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो ये जो पूरी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव
चुनाव की घोषणा से पहले ही पीछे कदम से शुरू कर रही थी। उसके बाद में जब उनके टिकट वितरण हुआ, टिकट वितरण पे जिस व्यापक स्तर पर वहां पर विद्रोह हुआ, 150 से ज्यादा बड़े नेताओं और 17 एमएलए पूर्व सांसदों ने इस्तीफे दिए और जो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो सब ने भारतीय जनता पार्टी का के लिए एक सेट कर दिया था। और मैं आपको और बताऊं कि मतदान के 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में निराशा का माहौल था। नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे थे वहां पर, वो क्या बोल के आए, आप खुद देखिए। आप केंद्र में सत्ता में आप हो, राज्य में सत्ता में आप हो, यदि नशे की तस्करी हो रही है, यदि नशा आ रहा है, तो कौन अकाउंटेबल है? कांग्रेस। तो वो एक गौफलत में दिए हुए भाषण, कोई एजेंडा सेट नहीं कर पाए। वो क्या देंगे आप ने, हम जनता को क्या विकल्प के रूप में दें? आप अग्निवीर पे जवाब नहीं दे पाए, एमएसपी पे जवाब नहीं दे पाए, किसान आंदोलन पे जवाब नहीं दे पाए, विनेश फोगाट पे जवाब नहीं दे पाए। और हर विधानसभा सीट पे इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में जबरदस्त अंतर विरोध था। कोई ऐसी सीट नहीं, आप सीट का नाम बताइए, मैं वहां बता दूं कौन से 4 लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी गड़ा खोदने को घूम रहे थे। और उसके अंदर बहुत सारे अपने व्यक्तिगत मायने हैं, यानी जिन लोगों के खेतों को नुकसान हुए, जिन लोगों की इंडस्ट्रीज के नुकसान हुए, वो सब लोग बीजेपी के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर कभी आगे रही नहीं है। वो चुनाव शुरुआत से पहले पिछड़ती गई, पिछड़ती गई, पिछड़ती गई, पिछड़ती गई, और लास्ट डे तक वो उनमें एक निराशा का माहौल था। आप पता करिएगा, विलेज लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक नहीं निकला है। कुछ कुछ जगह जेजेपी और ये लोग तो फिर भी आपको लड़ते झगड़ते दिखे, वो तो दिखा ही नहीं है जी। मैं बहुत जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं। और जो प्रेम भाई से थोड़ी असहमति होगी, मुझे लगता है कि पूरे जेएनके में भारतीय जनता पार्टी को शायद थोड़ी सीटें मिलेंगी, हरियाणा में उससे कम मिलने जा रही है। हरियाणा एक तरफा चुनाव होगा, जो मुझको संभावना लगी। ये उनकी जो था कि नॉन जाट और पंजाबी वोट को हम आइसोलेट कर पाएंगे, मुझे उसकी संभावना नहीं दिख रही। आप इस बार जीटी रोड के आसपास के चुनाव देखिएगा, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल से लेकर जो पिछली बार जिसने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दम दिया, अहिरवाल क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी ही नहीं हो पाई है। वहां पे उनके कैंडिडेट सामने ही नहीं निकले हैं। उस क्षेत्र में आप देखिएगा, श्रुति चौधरी के लिए किरण चौधरी ही खटपट खटपट करती रही है, बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये कि ये वाला जो हरियाणा का चुनाव है, पारंपरिक लाल परिवार पूरा साफ हो जाएगा। जितने बंसीलाल, भजन लाल के जो पुश्ते